नमस्कार साथियों, आप राजश्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। आज हम बात करेंगे कि मर्टन कैपलोन का व्यवस्था सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में व्यवस्था सिद्धांत उन्होंने दिया था। क्या है मर्टन कैपलोन, ये कहाँ से आया? इस सिद्धांत के बारे में कहा जाता है कि यह व्यवहारवादियों की देन है और व्यवहारवादियों के बाद में यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर आता है। समझाने के बजाय हम थोड़ा फैक्ट पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि समझाने में अपना टाइम खराब होता है और वही बात मैं समझाऊंगा जो मैं बोर्ड के ऊपर लिखी है। राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत व्यवहारवादियों की देन है, ठीक है, अच्छी बात है। डेविड स्टन व्यवहारवाद का जनक है। डेविड स्टन के अनुसार राजनीति शक्ति सर्वोपरि होती है। किसी राज्य की जो भी राजनीतिक शक्ति होती है, पॉलिटिकल पावर होता है, वो सर्वोपरि होता है। उसकी शक्ति अन्य शक्तियों से ऊपर है। एक जैसे अपना भारत है, भारत के अंदर जो दिल्ली में जो बैठी जो सरकार होती है, वो जो पॉलिटिक्स जो पावर होता है वो सर्वे सर्वा होती है, ठीक है। इसी के कारण उसने एक कथन कहा था, किसने? डेविड स्टन ने क्या कहा था कि मूल्यों का आधिकारिक आवंटन। अब मूल्यों का आधिकारिक आवंटन कौन करेगा? मूल्यों को आधिकार यानी कि जिसका मूल्य होना चाहिए, जिसको उसकी योग्यता के आधार पर उसको उसका मूल्य मिलना चाहिए, तो यह काम कौन करेगा? सरकार करेगी। वहां की सरकार का मतलब राजनीतिक शक्ति करेगी। ऐसा किसने कहा था? डेविड स्टन ने कहा था। आगे देखो, इसी बात से प्रभावित होकर, यानी डेविड स्टन की इस बात से प्रभावित, कौन सी बात से? कि राजनीतिक शक्ति सर्वे सर्वा होती है। इसी बात से प्रभावित होकर लॉसवेल व मर्टन कैपलोन ने भी क्या कहा था? राजनीतिक व्यवस्था को गंभीर वचनों को सेवर डिप्राइवेशंस कहा था। तो राजनीतिक व्यवस्था को गंभीर वचनों की संज्ञा देने वाला कौन था? लॉसवेल और मर्टन कैपलोन था। अब बात करेंगे हम कि मर्टन कैपलोन का व्यवस्था सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो ये व्यवस्था है ना, व्यवस्था सिद्धांत आया कहां से? अभी बात की थी व्यवहारवादियों के द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आ गया। यानी मर्टन कैपलोन का जो व्यवस्था सिद्धांत है वो किसी एक राज्य की राजनीति के लिए नहीं है, वो पूरे विश्व की अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए यह सिद्धांत बनाया है। तो ये कैसे आया? ऐसा नहीं है कि ये जो व्यवस्था सिद्धांत है डायरेक्ट राजनीति विज्ञान में आया या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आया, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई वो देखते हैं। यहाँ से प्रश्न आते हैं कई बार कि व्यवस्था सिद्धांत सबसे पहले किस में आया, उसके बाद में किस में आया, कर्म पूछे जाते हैं। तो ये कर्मों का बहुत बड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है। आपकी सुविधा के लिए मैंने ये फार्मूला बनाया है। सब देखो, जी, मास, मरा और अरा, ठीक है। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको ये एक शब्द छोड़ दिया था, अभी बिल्कुल सही आप समझ लेना। सूत्र का नाम है, फार्मूले का नाम है जीमास, मरा और अरा, ठीक है। एक बार बोलिए आप, जीमास, मरा, अरा। अब देखते हैं सबसे पहले इस जी का मतलब क्या है। जी का मतलब होता है यहाँ पर जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान यानी प्राकृतिक विज्ञानों के अंदर जो जीव विज्ञान थी, जो बायोलॉजी थी, उसके अंदर ये व्यवस्था सिद्धांत आया था, उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। और जीव विज्ञान के अंदर व्यवस्था सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला या इसकी अवधारणा देने वाले हमारे सामने थे, 1920 के अंदर दी थी लुडविग बोन बर्टलेनफी। याद रखना, लुडविग बोन बर्टलेनफी ने जीव विज्ञान के अंदर यह अवधारणा दी थी व्यवस्था सिद्धांत की। उसके बाद में यह जीव विज्ञान से कहां पे आई? इस माँ का याद, माँ से मतलब मानव शास्त्र के अंदर ये आती है, ठीक है। उसके बाद में मानव शास्त्र से से का मतलब समाज शास्त्र में आई थी। तो मानव शास्त्र से समाज शास्त्र में लेने वाले कौन थे? लेकर कौन आए थे? मर्टन व पार्सन्स। याद रखना, समाज शास्त्र के अंदर जो व्यवस्था सिद्धांत आया वो कौन लेके आया था? मर्टन व पार्सन्स आया। फिर समाज शास्त्र से मैं का मतलब मनोविज्ञान के अंदर ये आता है व्यवस्था सिद्धांत, ठीक है। और मनोविज्ञान में आने के बाद में रा का मतलब हो गया राजनीति विज्ञान के अंदर। तो व्यवस्था सिद्धांत राजनीति विज्ञान के अंदर कौन लेके आया? तो डेविड स्टन मुख्य रूप से लेके आते अपने व्यवहारवादी सिद्धांत के कारण, ठीक है। और इसके साथ
आमंड भी बाद में शामिल हो जाते हैं। मुख्य रूप से डेविड ईस्टन है, ठीक है, क्योंकि डेविड ईस्टन ने ही व्यवहारवादी सिद्धांत दिया था, ठीक है, फिर उसके बाद उत्तर व्यवहारवाद दिया था, लेकिन ये तो इनके समर्थक है आमंड पावल वगैरह, ये तो ज्यादा, लेकिन इसको अपन ये भी न रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुख्य रूप से डेविड ईस्टन ने दिया था। अब देखो अरा का मतलब कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत को कौन प्रतिपादित किया, तो मर्टन केपलोन ने। अब मर्टन केपलोन का व्यवस्था सिद्धांत अब से शुरू होता है। तो साथियों आपको पता लग गया होगा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो व्यवस्था सिद्धांत है वो किसकी देन है। देखो डेविड ईस्टन ने क्या सिद्धांत दिया, व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया, तो व्यवहारवादियों की देन है, व्यवहारवादियों के कारण ही व्यवस्था सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राजनीति विज्ञान में डायरेक्ट आ गया, ये धीरे 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 कैसे कैसे आया, ये फार्मूले पूछे जाते हैं आपसे, ये शब्द पूछे जाते हैं कि इनका कर्म क्या है, ठीक है। तो देखो जिमास मरा अरा, तो जीव विज्ञान में सबसे पहले ही आया, मानव शास्त्र में आया, उसके बाद में समाज शास्त्र में आया, फिर मनोविज्ञान में आया, फिर राजनीति विज्ञान में आया, फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान के अंदर आया और मर्टन केपलोन ने इसका प्रयोग किया। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर व्यवस्था सिद्धांत का जो जनक माना जाता है वो कौन माना जाता है, मर्टन केपलोन को माना जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मर्टन केपलोन ने अपनी बुक का नाम देखिए, सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इस बुक के अंदर उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए 6 प्रतिमान बताए थे। तो 6 सिद्धांतों को, 6 प्रतिमानों को, 6 टॉपिकों को अपन याद रखेंगे। लेकिन अब मर्टन केपलोन ने जब यह सिद्धांत माना, ठीक है, तो इस सिद्धांत के समर्थक करने वाले जो समर्थक थे वो कौन थे? जॉर्ज लिस्का था, किनिथ वोल्ट्स था, चार्ल्स मैकक्लेलैंड था। मर्टन केपलोन ये कहना चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंदर कि यदि वो कहना चाहते हैं कि एक राज्य की व्यवस्था में यदि परिवर्तन होता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है या राजनीति के द्वारा उसमें व्यवहार परिवर्तन होता है, तो पूरे संसार की राजनीतिक व्यवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे कि ये अपना भारत है, ठीक है, ये अपना भारत है। अगर दिल्ली में बैठी हुई सरकार भारत की व्यवस्था के अंदर, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में, यहाँ के लोकतंत्र ढांचे के अंदर कोई परिवर्तन करती है, तो यह परिवर्तन केवल भारत में नहीं हो रहा, इसका जो प्रभाव है वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति यानी कि पूरे विश्व की राजनीति पर भी पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये है। तो इसलिए वो कहना चाहता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंदर हमें लोगों के व्यवहार को भी हमें समझना होगा, वहां के नेताओं के थ्योरी को भी समझना होगा। तो इसलिए वह अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कहता है और अलग अलग टॉपिकों के माध्यम से इसको अपन समझने का प्रयास करेंगे। अंतरराष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था में 2 कार्यकर्ता होते हैं, 2 चीज कार्य कर रही होती है, ऐसा मर्टन केपलोन कहना चाहते हैं। कौन कौन सी? पहला है कि राज्य यानी कि राष्ट्रीय कार्यकर्ता, ठीक है। दूसरा है अधिराष्ट्रीय कार्यकर्ता। तो राज्य या राष्ट्रीय कार्यकर्ता का मतलब नाम से पता चल रहा है कि जैसे राज्य का मतलब जैसे भारत है, अमेरिका है, जापान है, चीन है, ऐसे यानी कि देशों को यहां पर राज्य बताया गया है, ठीक है। अधिराष्ट्रीय कार्यकर्ता यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन है, जैसे कि यूएनओ है, नाटो है, नाम है, ऐसे जो संगठन है ये अधिराष्ट्रीय कार्यकर्ता होते हैं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिराष्ट्रीय कार्यकर्ता होते हैं और राज्य राष्ट्रीय कार्यकर्ता होते हैं। लेकिन मर्टन केपलोन का कहना है कि मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य करते हैं वो राज्य अर्थात राष्ट्रीय कार्यकर्ता की भूमिका होती है और उन्हीं के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या होता है, परिवर्तन आता है। देखिए मर्टन केपलोन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्निर्भरता एवं क्रमबद्धता है, इसके प्रमुख कार्यकर्ता राज्य है, यानी कि राज्य इसके प्रमुख कार्यकर्ता है, न कि अधिराष्ट्रीय कार्यकर्ता। राज्य प्रमुख कार्यकर्ता है तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तनों व राष्ट्र राज्य के नेताओं के व्यवहार को विश्लेषण करना चाहिए और इसलिए
मोर्टन केपलोन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए 6 प्रतिमान बताए थे। अभी मैंने आपको बताया था कि कोई राज्य है, अभी मैंने बताया था कि अपना जो भारत जो राज्य है, दोबारा देख लीजिए एक बार, भारत जो राज्य है, भारत राज्य की आपको भारत राज्य के लोकतंत्र में परिवर्तन आ गया, या दिल्ली में बैठी जो सरकार है पूरे भारत की व्यवस्था में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। तो इस परिवर्तन के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या होगा, बदलाव होगा। वही बात इस पंक्ति में कह रहा है कि परिवर्तन होगा, अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन, यानी कि एक राज्य में जब परिवर्तन होता है तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन होगा। इसलिए हमें क्या करना होगा, राष्ट्र राज्यों के नेताओं के व्यवहार का विश्लेषण करना चाहिए। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना है तो जैसे राष्ट्र राज्य जो दिल्ली में बैठी जो सरकार है, जो कार्यपालिका है, उनके व्यवहार को, उन लोगों के दृष्टिकोण को समझना होगा, तब जाकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमारे समझ में आएगी। और इसलिए उसने 6 प्रतिमान बताए कि 6 प्रतिमानों के द्वारा किस प्रकार से अपने को यह समझना होगा। अब बात करें हम पहली जो पॉइंट है मोर्टन केपलोन का, शक्ति संतुलन व्यवस्था। मतलब क्या होता है इसका, केपलोन ने इस मॉडल को ऐतिहासिक मॉडल की संज्ञा दी। 18वीं 19वीं सदी में यह मॉडल प्रचलित था। इसमें 5-6 राष्ट्र क्या थे, मुख्य कार्यकर्ता थे, जो वो कहते थे वो ही होता था। जैसे कि ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, अमेरिका है, रूस है, चीन है, ठीक है। तो ये जैसा कहते थे वैसा ही होता था। शक्ति बटी हुई थी, शक्ति संतुलन में थी, ठीक है। और यहाँ पर क्या थी, विश्व में क्या थी, शांति व्यवस्था थी उस समय, ठीक है। अब शिथिल थी ध्रुवीय व्यवस्था। इसमें क्या होता है कि विश्व 2 शक्तिशाली राज्यों के अंदर विभक्त हो जाता है और कुछ राष्ट्र पृथक रहते हैं। पृथक राज्यों को हम गैर सदस्यीय करता कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका विश्व शक्ति रहा है और आज भी है। यूएसएसआर पूर्व सोवियत रूस विश्व शक्ति रहा है। तो इनके साथ जो देश जुड़ गए वो तो जुड़ गए, इसके अलावा जो राष्ट्र जो बच गए थे, जो इनके खेमे में शामिल नहीं हुए, उनको अपन गैर सदस्यीय कार्यकर्ता कहते हैं। तो ये होती है शिथिल, यानी कि पूरी तरह से ये दृढ़ नहीं थी। इसके अंदर कुछ राष्ट्र उन शक्तिशाली जो देश थे उनके साथ नहीं हुए। न तो कोई अमेरिका के साथ, कुछ राष्ट्र ऐसे थे न तो अमेरिका के साथ थे, और कुछ राष्ट्र ऐसे थे जो पूर्व सोवियत संघ के साथ भी नहीं थे, यानी तटस्थ थे। तो ऐसे गैर सदस्यीय कर्ता कहते हैं। तीसरी है दृढ़ या कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था। इसमें 2 गुट ही रहेंगे, पूरे विश्व के 2 गुट ही रहेंगे। जैसे कि आपको पता है कि एक तो अमेरिका वाला गुट था, ठीक है, दूसरा सोवियत संघ रूस वाला। ये जो 2 गुट थे, ठीक है, और इनके यानी कि शिथिल ध्रुवीय व्यवस्था में क्या थे कि 2 गुट तो थे, लेकिन 2 गुटों के साथ साथ अन्य कई देश ऐसे थे जो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। उस व्यवस्था को अपन शिथिल ध्रुवीय व्यवस्था कहें। लेकिन यहाँ पर जो 2 गुट बने, इन 2 गुटों के साथ ही अन्य देश इनके अंदर शामिल हो गए थे। पूर्ण रूप से ये क्या थे, 2 गुट हो गए थे। पूर्ण रूप से दृढ़ या कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था हो गई थी। जो शिथिल ध्रुवीय व्यवस्था के अंदर जो देश पृथक हो गए थे उनको यहाँ पे शामिल कर लिया गया, या फिर वो देश क्या हो गए, नष्ट हो गए या समाप्त हो गए। तो यह है दृढ़ कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था। इसमें द्विध्रुवीय व्यवस्था ही थी। अब विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, इसको यूनिवर्सल सिस्टम कहते हैं या फिर इनको सार्वत्रिक व्यवस्था भी कहते हैं। इसके अंदर देखिए, इसमें राष्ट्रीय हितों, अंतर्राष्ट्रीय हितों के समक्ष गौण माना जाता है, ठीक है। जैसे कि भारत है, भारत का अपना कोई हित है, वो हित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो गौण माना जाएगा, ठीक है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन ज्यादा प्रभावशाली होते हैं तथा संगठनों के द्वारा राष्ट्र राज्यों को नियंत्रित किया जाता है। राष्ट्र अपने हितों को विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के ढांचे के अंतर्गत ही सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। यानी कि अब आपको पता है कि अब वर्तमान के अंदर उदयपुर में जी शेरपा सम्मेलन हो रहा है। आपको पता है कि इंडोनेशिया के बाली शहर के अंदर भी G20 शिखर सम्मेलन हुआ है नवंबर 2022 के अंदर। ये क्या है भाई, G20 देशों के
लोग यहाँ पे आए, राष्ट्राध्यक्ष आए, आपको पता है क्यों आए? ताकि विश्व के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहे। विश्व के अंदर क्या रहे? शांति व्यवस्था बना रखे। जैसे भारत का कोई हित है तो भारत का हित अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी क्या होगा? हित होगा। ठीक है, यानी भारत ने यदि परमाणु परीक्षण नहीं किया, या हम कहेंगे कि कार्बन उत्सर्जन को कम कर देंगे, तो भी विश्व का फायदा होगा कि नहीं होगा? तो विश्वव्यापी फायदे के लिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है ना, ये काम करते हैं, जिसके अंदर यूएनओ जो सबसे बड़ा संगठन है, जो संस्था है, वो काम करती है। नाम है वो भी करता है। आपका G20 सम्मेलन है, ये भी क्या करता है? ये क्या करते हैं? विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को सुधारने का काम करते हैं। आप समझ गए होंगे, ये है। और आगे बात करते हैं हम सोपानीय या श्रेणीबद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। एक महाशक्ति द्वारा विश्व के समूचे राष्ट्रों पर नियंत्रण स्थापित किया जाएगा, अर्थात एक ध्रुवीय व्यवस्था का निर्माण होगा। कौन सी में? सोपानीय श्रेणीबद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, यानी कि एक शक्तिशाली राष्ट्र होगा, ठीक है, और उसके अधीन ही सभी राष्ट्र होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अपन ये अमेरिका है, ठीक है, और अमेरिका जो शक्तिशाली राष्ट्र है, उसके अधीन ही सारे विश्व के राष्ट्र उसके नीचे रहेंगे, अधीन रहेंगे, यानी एक सोपानीय रहेंगे, सोपानीय व्यवस्था रहेगा, अर्थात एक ध्रुवीय व्यवस्था रहेगी। ठीक है, ये बात है, अर्थात एक ध्रुवीय व्यवस्था का निर्माण होगा। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कैप्टन मॉर्टन कैपलोन की कौन सी व्यवस्था को अपन एक ध्रुवीय व्यवस्था कहेंगे? तो कहेंगे सोपानीय या श्रेणीबद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को। ठीक है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी महाशक्ति के नियंत्रण में होंगे, जैसे कि यूएनओ है, जैसे कि नाम है, G20 जो सम्मेलन है, ये सब इसके अकॉर्डिंग एक महाशक्ति के अधीन ही ये रहेंगे। तो राष्ट्र राज्य भी इसके अधीन रहेंगे, और राष्ट्र राज्यों के अंदर जितने भी जो संगठन है वो भी इसके अधीन रहेंगे। तो ये व्यवस्था ये कह रही है। ठीक है, कैपलोन क्या कह रहा है? कैपलोन के अकॉर्डिंग यूएनओ जो है ना, वो अन्य राज्यों को तो नियंत्रित कर सकती है, लेकिन शक्तिशाली राष्ट्र को नियंत्रित नहीं कर सकती। 6 नंबर पर है इकाई वीटो निकाय। इसमें सभी कार्यकर्ता राष्ट्रों के पास परमाणु हथियार होंगे। प्रत्येक राष्ट्र अपनी आत्मरक्षा में सक्षम हो जाएगा। एक राज्य दूसरे राज्य के मध्य निरंतर संघर्ष की स्थिति रहेगी। इसमें सभी राष्ट्र एक ही स्तर के होंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि जब एक राष्ट्र ने अपना परमाणु हथियार बना लिया, तो क्या दूसरा राष्ट्र अपनी आत्मरक्षा के लिए नहीं बनाएगा? क्या बनाएगा? वही बात मॉर्टन कैपलोन कहना चाह रहा है कि एक राज्य ने बना लिया तो दूसरा राज्य भी बनाएगा, तीसरा ही बनाएगा, चौथा ही बनाएगा, सब बनाएंगे। तो सभी राष्ट्र अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या है? बनाएंगे परमाणु, अपनी रक्षा करने के लिए परमाणु हथियार बनाएंगे, परमाणु परीक्षण करेंगे। तो सभी राष्ट्र इस तरह से बनाते रहेंगे। तो क्या है कि उनके बीच में एक जैसा स्तर होगा, इसमें सभी राष्ट्र एक स्तर के हो जाएंगे, और जब एक स्तर के हो जाएंगे वो कहता है इकाई वीटो निकाय। ठीक है, अब देखो कैपलोन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के मॉडल के 6 प्रतिमान बताए थे, लेकिन 4 भविष्य के मॉडल थे, लेकिन उसकी भविष्यवाणी सटीक सिद्ध नहीं हुई। इसका मतलब यह हुआ कि 4 जो मॉडल थे, 4 प्रतिमान थे, वो भविष्यवाणी सिद्ध नहीं हुई। और ऊपर के जो 2 थे, कौन कौन से? शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था और शिथिल ध्रुवीय व्यवस्था, शक्ति